11th क्लास की समुच्चय के चैप्टर को पढ़ेंगे जो हमारे मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समुच्चय को जानते हैं कि समुच्चय होता क्या है। इसकी सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो जो समुच्चय है उसे जर्मन के जो गणितज्ञ थे जॉर्ज कैटर, जर्मन के गणितज्ञ थे जॉर्ज कैटर, इन्होंने सबसे पहले समुच्चय के बारे में बताया था। इसी वजह से इन्हें समुच्चय सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। जॉर्ज कैटर को समुच्चय सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। तो हम लोग समुच्चय के बारे में समझेंगे कि क्या होता है समुच्चय। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी समुच्चय के रूप में होती हैं और उन्हें हम लोग को बस समझना है कि क्या होता है समुच्चय और क्या नहीं होता है। तो जैसे हम लोग देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं अर्थात वॉवेल हैं उनका समुच्चय होता है तो ए ई आई ओ यू। तो ये परिभाषित है अर्थात हमने जब कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय तो आप समझ गए कि हम किन स्वरों की बात कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू। तो परिभाषित है या फिर हमने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये भी परिभाषित है। तो कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपतियों का समुच्चय है ना, किसी फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों का समुच्चय, तो ये सभी समुच्चय कहलाते हैं अर्थात जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं वे समुच्चय कहलाएंगे। तो यहां पे अगर हम समुच्चय की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं अर्थात जो परिभाषित हो उसको हम लोग समुच्चय कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो ये जो खतरनाक जानवरों का समुच्चय है ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को चींटी से भी डर लगता है और किसी को चींटी से डर नहीं लगता। तो हर व्यक्ति के लिए जो खतरनाक जानवरों का समुच्चय है वो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए एक परिभाषित समुच्चय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी कक्षा में बैठे हुए सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय, ये भी परिभाषित नहीं है। किसी समय कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल कर सकता है, नहीं हल कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के कोई पढ़ाई में बुद्धिमान है या किसी अन्य क्षेत्र में किसी की विशेषता है, तो इन बातों पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के हम ये समझेंगे कि जिनका संग्रह परिभाषित होता है वो समुच्चय कहलाते हैं, जो परिभाषित नहीं है या जिनको सुपरिभाषित नहीं किया सकता है वे समुच्चय नहीं होंगे। तो ये हो गया समुच्चय की परिभाषा। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय या संग्रह कह सकते हैं, राष्ट्रपति का संग्रह। तो ये परिभाषित है, कौन कौन से राष्ट्रपति हैं ये परिभाषित है। तो इस प्रकार से समुच्चय है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय या संग्रह, एक ही बात है। जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह लेते हैं तो यहां पर भी ये सबके लिए एक ही है। तो सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सबके लिए एक ही चीज हो, है ना। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, तो सबके लिए एक ही बात है ना। लेकिन हम अगर बात करें खतरनाक जानवरों के समुच्चय में, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने समझा समुच्चय क्या होता है। और भी कुछ बातों इसमें समझते हैं। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो दूसरा एक सेट लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का कोई, और यहां जैसे हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू, तो आप कहेंगे सर ये स्वरों का समुच्चय है। तो हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो इसमें हम कई बातें आप लोग समझाएंगे किस तरीके से लिखा गया है।
सबसे पहले ये बात जानते हैं यहाँ कि संकेतन, इसका संकेतन कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे करते हैं इसको, किसी समुच्चय को। तो हमेशा अधिकतर आपको यही बुकों में देखने को मिलेगा कि जो समुच्चयों का नोटेशन होता है, संकेतन होता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाएगा। ठीक, इस समुच्चय को दर्शाएंगे तो उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, जैसे कैपिटल ए, बी, सी, डी, इन अक्षरों से हम लोग दर्शाएंगे। वो कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इनको हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ठीक, जो मझला कोष्ठक होता है इसके अंदर लिखेंगे। तीसरी बात है कि जो इसके अंदर अवयव लिए जाएंगे, जो यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू, इनको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इनको छोटे अक्षरों से लिखा जाएगा, अधिकतर ऐसा हमको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक अवयव के बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ चीजें सीखी कि जो समुच्चय होगा उसे कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, जो उसके अंदर अक्षर लिखे जा रहे हैं उनको अवयव बोलेंगे। ठीक, प्रत्येक अक्षर का कॉमा का प्रयोग करेंगे और मझली ब्रैकेट में इन सबको लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 1 से 10 तक की जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका संग्रह लिखिए। तो इनको हम लोग लिखेंगे तो हम कोई भी सेट इसको मान सकते हैं, कैपिटल भी। अब 1 से 10 तक लिखना है, 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे लिखते जाएंगे 10। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये अंग्रेजी जो हमारे शब्द हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ हम इसको कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और प्रत्येक अवयव के बाद हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब इसमें और बातों को समझते हैं कि जो कोई समुच्चय है उसको कैपिटल अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, ये बात तो हम लोग समझते हैं इसमें कि इसको कैपिटल अक्षर द्वारा दर्शाएंगे, किसे कैपिटल ए, कैपिटल बी से दर्शा रहे हैं। और इसमें जो अवयव लिख रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ ए लिखा है, ई, आई, ओ, यू, इन सबको हम लोग स्मॉल अक्षरों से दर्शाएंगे। ये हो गया। और प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे कोई अवयव मान लो ए का है एक्स, एक्स कोई अवयव है, एक्स कोई अवयव है, तो इसे ग्रीक अक्षर बिलोंगिंग टू, ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलोंग टू। ठीक, कि एक्स बिलोंग्स टू, अब किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ए से। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स अवयव है ए का। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। यहां पे किसी अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए कि इसका अवयव है कि नहीं है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि x बिलोंग्स टू a, अर्थात x a का अवयव है। ठीक, अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा b, यहाँ b नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि b एलिमेंट नहीं है a का। ठीक, b जो है इसमें नहीं है तो एलिमेंट नहीं है a का। उसी प्रकार देखिए a है तो इसको लिखेंगे a एलिमेंट है किसका, a का, अर्थात एलिमेंट अगर उसमें है उपस्थित तो हम लोग दर्शाएंगे एलिमेंट है से, और नहीं है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक, फिर यहाँ छोड़ दिया स्पेस, यहाँ भरना हम लोग का एलिमेंट है कि नहीं है, बी का। दूसरा लिया हमने 12 एलिमेंट है बी का। फोर्थ हमने लिया आई, फिर यहाँ पे हम लोग ए लिख लेते हैं, फिर हमने ले लिया जेड, फिर हमने यहाँ ए लिख लिया। अब देखो कि एक एलिमेंट है कि नहीं है बी का, ये हमें बताना है। देख रहे हैं एक इसमें है, यहाँ भर देंगे एलिमेंट है, ए बिलोंग टू बी। यहाँ जो 12 अर्थात 12 है वो बी में है नहीं है, तो यहाँ भरेंगे बी में 12 नहीं, अर्थात 12 बी का अवयव नहीं है, या 12 अवयव नहीं है
बी का, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। जेड नहीं है अवयव, ठीक है ना, जेड अवयव नहीं है ए का, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ आई है इसमें, तो आई अवयव है ए का, तो इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं अवयव है कि नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला पॉइंट आता है हम लोग का समुच्चयों का निरूपण, कि किस प्रकार से हम समुच्चयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समुच्चयों का निरूपण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप लोग एक नोट्स बनाइए जिसमें रूल्स को लिखते रहिए। यहाँ पे हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, हमें यहाँ पे थोड़ा थ्योरी टाइप का रटना पड़ेगा कि किस प्रकार से लिखना है, इनको याद रखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा आप समझ के लिख लेंगे इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कॉपी पर लेकर बैठिए और लिखते रहिए। तो चलिए समझते हैं इन चीजों को। समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, किस प्रकार से समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हम लोग का रोस्टर, इसको हम लोग सारणी सूची विधि भी बोल सकते हैं। सारे इसके नेम है, रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूची विधि, कुछ भी आप लोगों को मिलता है कॉपी में या बुक में कहीं भी देखने को, तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सी विधि है। ये सभी एक ही विधि का नाम है, चाहे रोस्टर विधि कहा जाए, चाहे सारणी विधि कहा जाए या सूची विधि कहा जाए, सभी एक ही का नाम है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं, सारणी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और सूची विधि को हम लोग लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सूची विधि को लिस्टिंग मेथड। दूसरा आता है हम लोग का समुच्चय निर्माण या गुण विधि। ठीक, समुच्चय निर्माण या गुण विधि, समुच्चय निर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर और गुण विधि को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। तो ये सभी एक ही नाम है उनके। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रोस्टर सारणी या सूची विधि के बारे में। तो इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मचले कोष्ठक, ठीक है, जो कोष्ठक बनाया गया है इसकी बात हो रही है कि इस विधि में समुच्चयों के सभी अवयवों को मचले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम अर्थात कॉमा लगाकर लिखते हैं। जैसे यदि समुच्चय ए के अवयव क्या हो, एक्स वाई और जेड हो, तो हम लोग इस प्रकार से ए है हमारा कोई सेट, तो ए में क्या है, एक्स वाई जेड है, तो मझले कोष्ठक के अंदर एक्स वाई जेड हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाता है हम लोग का रोस्टर सारणी या सूची विधि में लिखने का तरीका। दूसरा मेथड आएगा हम लोग का समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि में हम मझले कोष्ठक में चर राशि x लिखते हैं। ठीक, चर राशि x लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो चर x ले रहे हैं वो समुच्चय के जो भी अवयव थे उन सब के गुणों को वो प्रदर्शित करने वाला है। अब हम x के गुण लिख देते हैं और फिर x तो लिख देंगे, उसके बाद उसके गुण को भी हमें लिखना पड़ेगा। यदि समुच्चय A के अवयवों का विशेष गुण Q है और मान लो उसका गुण क्या है, Q है, तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, सबसे पहले हम रोस्टर विधि में किसी सेट को लेते हैं। एग्जांपल के किसी सेट को रोस्टर विधि में हमने लिखा, जैसे कहा जाए कि कोई प्राकृतिक संख्या है जो 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या को दोनों विधि रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए हम कोई भी यहाँ सेट का नेमिंग कर सकते हैं, कैपिटल सी प्रदर्शित किया जैसे कि हमने पहले बताया। फिर मझला ब्रेकर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया जो कि 1 से लेकर 5 तक है। ठीक, अब बात आती है कि इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण या गुण विधि में। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक यक्ष जो है हम चर राशि मान लेते हैं, जो क्या होगा इसके 1 2 3 4 5 जो अवयव दिए गए हैं इनके बारे में वो बताएगा कि यक्ष इसके बारे में बता रहा है, इनके 1 2 3 4 5 के बारे में बता रहा है। तो इनको हमने यहाँ लिख दिया और ये लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक, इसका मतलब होता है इस प्रकार है कि यक्ष इस प्रकार है कि, ठीक, यक्ष सच दैट यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार है कि, क्या पढ़ेंगे,
इस प्रकार है कि, ठीक, इसको पढ़ेंगे। x इस प्रकार है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर आप नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पढ़े हैं या फिर नंबर्स को अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक, उसमें जो नंबर सिस्टम है उसका पहला लेक्चर पढ़िए। वहां पे आप लोग पूरे सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी, जरूर जाके पढ़िए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या था, एक नेचुरल नंबर है अर्थात प्राकृतिक संख्या है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो हमने लिखा x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन क्या है, x जो है वो छोटा है और बराबर है किसके, 5 की, है कि नहीं है। x क्या है, 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटे हैं सारे नंबर्स और बराबर भी है 5 की। तो इस तरीके से हम लोग गुण विधि में लिखते हैं अर्थात उसके गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये हो गया। दूसरी विधि में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पहले तो हमने ले लिया, अगर हमने यहाँ पे ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इसको हमने 20 से दर्शा दिया, तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है इसको रोस्टर सारणी या सूची विधि में लिखना है तो इसको सिंपली हम लोग मतलब ब्रैकेट बनाएंगे ए कॉमा बी कॉमा, अरे भाई ए कॉमा बी हमने स्वर लिया है ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से हमने स्वरों को लिख लिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए ये। अब इसको लिखना है हमें गुण विधि में, या कह सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, सेट बिल्डर विधि में या प्रॉपर्टी मेथड में इसको हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बी और मझला ब्रैकेट x इस प्रकार है कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का समुच्चय, जो समुच्चय में अपना रोस्टर विधि में हो जाएगा ये, और ये समुच्चय निर्माण विधि में हो जाएगा। ठीक, अर्थात जहां पे हम गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो गुण विधि होगा या समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। जहां हम लोग डायरेक्ट उन नंबर्स को लिखते हैं तो हो जाएगा हम लोग का रोस्टर विधि या कह सकते हैं सारणी विधि या सूची विधि। तो इस प्रकार से हमने देखा, इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिए। तो चलिए अगर टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का प्रकार। ठीक, कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार आता है समुच्चय का रिक्त या शून्य समुच्चय। ठीक, रिक्त या शून्य समुच्चय, जिसे हम लोग एम्प्टी, नल या वाइड सेट भी बोलते हैं। वाइड सेट मतलब खाली। तो रिक्त या शून्य समुच्चय, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं। ठीक, फाई से दर्शाएंगे या खाली मझले ब्रैकेट से, सिर्फ मझला ब्रैकेट बना दिया जाएगा, इससे दर्शाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें कोई अवयव नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे सेट लिया और हमने ये कहा कि x इस प्रकार है कि 2 से विभाज्य न होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब देखिए कि x इस प्रकार है कि 2 से विभाज्य ना होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय है। तो 2 से विभाज्य होने वाली, अब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी, तो यहाँ पे कोई संख्या हमारे पास नहीं बचेगी। तो हम लोग कह देंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। कि यहाँ पे कहा गया 2 से विभाजित ना होने वाली।
सम संख्या। अब सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी, सम संख्या 2 से विभाज्य होगी, और यहाँ पे आ गया 2 से विभाज्य ना होने वाली सम संख्या, तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं आएगा और हमें खाली मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना रिक्त समुच्चय। ऐसे दूसरा कोई सेट बनाते हैं, यहां पे हमने ले लिया x एलिमेंट है x, या फिर x इस प्रकार से है कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक, x एक नेचुरल नंबर है, और ये क्या है कि ये 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, ठीक। जो x है वो 0 से बड़ा है, x जो है 0 से बड़ा है, तो यहां हमें बनाना है x जो है छोटा है 1 से, ठीक, x जो है छोटा है 1 से। तो यहां पे हमने देखा कि कह रहा है कि जो x है वो बड़ा है, देखो जिसके तरफ बड़े का चिन्ह बना रहेगा बड़ा बना है, जिसकी तरफ छोटा बना है वो छोटा। यहाँ x को हमें देखना है, देखो x तरफ बड़ा बना है तो x बड़ा है 0 से, ठीक, 0 से बड़ी संख्या, और x छोटा है 1 से, तो 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं आती है, कह सकते कोई पूर्ण संख्या नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हम लोग का नल वेक्टर अर्थात रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं मिलने वाले। तो इस प्रकार से ऐसे अवयव या ऐसा समुच्चय, अवयव नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो जो हम लोग का अगला समुच्चय है वो है एकल समुच्चय, ठीक, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है एकल समुच्चय अर्थात जिसमें एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल के लिए 2, ठीक, अब इसमें कितने अवयव है, सिर्फ एक अवयव है, तो इसका मतलब ये एकल समुच्चय। हमने ले लिया ex such that ex plus 5 equal to 10, ठीक। अब इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें पता करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये x इक्वल टू ये क्या दिया गया, x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो यहां मिल जाएगा 10 माइनस का 5, x क्या है 5, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी कितने अवयव मिल गए, सिर्फ एक अवयव मिला, इसका मतलब ये भी क्या है एक एकल समुच्चय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकल समुच्चय क्या होता है। अब देखो अगर हमने इसे बना दिया 5 और इसमें लिख दिया 0, तो ये क्या होगा, क्या इसको हम लोग शून्य समुच्चय बोलेंगे, नहीं। अगर सिर्फ मझला ब्रैकेट बनाया गया है तब शून्य समुच्चय रिक्त समुच्चय बोलेंगे, हमने पहले पढ़ा। अगर इसमें कोई अवयव रख दिया जाता है तो ये बन जाएगा एकल समुच्चय। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, इस मझले ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देते, तब भी एकल समुच्चय बन जाए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक अवयव है, तो 5 यहाँ पे एक एलिमेंट जैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस 5 को बोलेंगे यहाँ एक एकल समुच्चय है। अगर सिर्फ मझला ब्रैकेट दिया गया है या सिर्फ 5 दिया गया है तब इसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ये एकल समुच्चय रिक्त समुच्चय में अंतर है, इस बात को याद रखना है कि यहाँ पे जो 5 है वो रिक्त समुच्चय दर्शाता है, जो मझला ब्रैकेट है वो रिक्त समुच्चय दर्शाएगा। लेकिन अगर 5 मझले ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो बन जाएगा हम लोग का एकल समुच्चय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एकल समुच्चय क्या है, जिसमें सिर्फ एक अवयव मिलेंगे तो एकल समुच्चय बन जाएगा। चलिए अगला समुच्चय देखते हैं। चलिए जानते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट होते हैं इसको अंग्रेजी में। तो परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं तो परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ हम लोग ले सकते हैं, हमने ले लिया कोई समुच्चय, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये देखो इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 5, इनको हम गिन सकते हैं कि इसमें 5 अवयव है, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का परिमित समुच्चय। उसी प्रकार से हमने लिख दिया कोई इसे डी ले लिए, इसमें A B C D डॉट डॉट डॉट, या फिर ऐसे
डी ई और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते कितने अवयव हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, और गिनेंगे बीच में अगर अवयवों को लिखकर तो हमें पता है 26 अक्षर हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा जिसमें अवयवों को गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसे ही और एक्सेल ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, ठीक, 5 स्वरों का समुच्चय, तो ये भी एक परिमित समुच्चय बन जाएगा। अर्थात सिंपल सा बात याद रखना, जिसमें अवयवों को गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसी का जस्ट विपरीत होता है इनफाइनाइट सेट अर्थात अपरिमित समुच्चय। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, अर्थात जिसमें हम अवयवों को गिन नहीं सकते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हमने यहाँ ले लिया एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक, प्राकृतिक संख्या n ले लिए 1 2 3 4 5। अब देखिए निकाला है, ये अनंत तक जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये अनंत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए बन जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार से हमने ले लिया, ये क्या है W, ये है हम लोग का पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से ये भी जाए। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि जिनमें हम लोग अवयवों को गिन नहीं सकते हैं वो बन जाएगा हम लोग का अपरिमित समुच्चय, जिसमें हम लोग अवयवों को गिन सकते हैं वो हो जाएगा परिमित समुच्चय। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले समुच्चय के बारे में देखेंगे जो हम लोग का समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। क्या होते हैं समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, इनके बारे में समझते हैं। तो समान समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है कि यदि समुच्चय A तथा B समान समुच्चय तब कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो। तो इस बात को समझते हैं, अर्थात A बराबर हो B के। यदि यहाँ पे देखना फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब यक्स जो यहाँ पे लिखा गया है, यक्स इस बात को बता रहा है कि जो A में अवयव है उन सभी अवयव के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार जो B में अवयव है उनको भी यक्स ही दर्शा रहा है। तो फॉर ऑल अर्थात यक्स के सभी अवयव के लिए जो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट होगा A का, अर्थात सभी किसके अवयव होंगे A के, और यक्स किसका एलिमेंट होगा B का। उसी प्रकार अगर x एलिमेंट है B का तो x एलिमेंट होगा A का। जैसे यहाँ हम लोग उदाहरण के समझते हैं कि एक सेट दिया गया है A 1 2 3 4 और एक सेट दिया गया है B 2 3 1 4। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जितने अवयव A में है उतने ही B में है, अर्थात यहाँ पर भी एक है यहाँ भी है। क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि यहाँ एक दिया है ये भी एक है, यहाँ भी 2 है 2 है 3 है 3 है 4। तो कुल मिला के A बराबर B है, इसलिए क्या है समान समुच्चय है। समान समुच्चय है ये, समान समुच्चय, ठीक। अगर इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है इसी में कि A बराबर हमने ले लिया 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने ले लिया B में दूसरा सेट, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, पहला था और ये दूसरा। दूसरे एग्जांपल में लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ देख पा रहे हैं कि एक है, यहाँ पर एक नहीं है और यहाँ पर 5 नहीं है। तो कुल मिला के देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे अवयव है उसमें अवयव नहीं है। A नॉट इक्वल टू B, A समान समुच्चय नहीं है, A B आपस में समान समुच्चय नहीं है। अर्थात अगर A के सभी अवयव B में है और B के सभी अवयव A में है तभी समान समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला की बात करते हैं हम लोग समतुल्य समुच्चय की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो दो परिमित, परिमित का मतलब क्या है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो दो परिमित समुच्चय A और B परस्पर समतुल्य होंगे यदि A में अवयवों की संख्या बराबर हो B में अवयवों की संख्या। यहाँ अवयवों की संख्या की बात हो रही है तो अवयवों की संख्या को हम लोग दर्शाते हैं Na से और बराबर NB। अवयवों की संख्या की बात हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया A बराबर 1 2 3 4 5 और वैसे हमने यहाँ B में ले लिया A E I O U, ठीक। तो यहाँ देख पा रहे हैं
5 संख्याएं और यहाँ पर भी 5 संख्याएं। इससे इसमें मतलब नहीं है कि इसके सारे अवयव इसमें हो, इसके सारे अवयव इसमें हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से मतलब है नंबर से, तो इसमें कितने नंबर 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि यन ए में भी 5 अवयव और यन बी में भी कितने अवयव हैं 5, इसलिए यन ए बराबर हो जाएगा एन बी। ठीक, तो इसलिए समतुल्य समुच्चय होगा। तो समतुल्य समुच्चय का मतलब कि अवयव से होता है कि जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव इसमें है होने चाहिए। इससे मतलब नहीं वो क्या है। ठीक, हम लोग समतुल्य को दर्शाते हैं, समतुल्य का चिन्ह है कि ए समतुल्य है बी के। ठीक, तो ए समतुल्य बी है। आई बात समझ में। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 दिया, यहाँ 2 3 1 4 दिया, तो ये जो दिया गया है क्या ये समतुल्य समुच्चय है? हाँ, समतुल्य समुच्चय है कि इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो इसलिए समतुल्य है। यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव, तो ये भी समतुल्य। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समान समुच्चय होते हैं या फिर ऐसे समझेंगे कि जो समतुल्य है, जो समतुल्य समुच्चय है वो समान समुच्चय नहीं हो सकता है, लेकिन जो समान समुच्चय है समतुल्य समुच्चय हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करेंगे, जो इसी पर आधारित होगा। तो अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिए और थोड़ा समझ के इसको पढ़िए, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।